Hello friends, welcome to the YouTube channel of Life and More. Today we have with us Ghulam Hasan Khan, the youngest artist from the 200-year-old Rampur Sahaswan Gharana, which owes its allegiance to Mia Tansen's tradition. Ghulam Hasan Khan has been performing in India and abroad from the age of 7 at many prestigious concerts and festivals. He specializes in Khyal style, which highlights the systematic bharat of raga, intricate and graceful fast sapat dance of full three octaves. Hi, welcome to the show, Ghulam Hassan. Hi. 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 अच्छा सबसे पहले please tell our viewers about yourself. Where were you born? About your siblings, about your education. जी, फुल आई एम गुलाम हसन खान एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आपके शो पे लाइव आने का मुझे मौका मिला एंड Thank you. बेसिकली आई बिलोंग टू द वेरी फेमस घराना कॉल्ड रामपुर सासवान घराना एंड Right. बेसिकली रामपुर इज अ सिटी इन यूपी एंड सासवान इज अ विलेज इन यूपी उत्तर प्रदेश सो हार्डली एनी डिस्टेंस 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उस पे अच्छा. जो है वो Okay. कस्बे बने हुए हैं और वहाँ पे मेरे जो है वो खानदान वाले रहते हैं और जी. मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ बेसिकली आई बिलोंग टू अ म्यूजिशियन फैमिली Right. तो द घराना वाज स्टार्टेड बाय उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब एंड 200 साल पहले ये घराना जो था वो शुरू हुआ था और ये Okay. घराना जो है वो असल में जो है वो ग्वालियर से शुरू हुआ था ग्वालियर घराने से शुरू जी. हुआ था तो द फुल नेम ऑफ माय घराना इज रामपुर सैसवान ग्वालियर घराना Okay. सो ग्वालियर के जो कुछ लोग थे उनको जिसमें से हद्दू खान और हस्सू खान जो थे वो जी. ग्वालियर के बहुत बड़े गायक थे तो हमारे घराने से इनायत हुसैन खान साहब जो थे वो रामपुर छोड़ के जो थे वो हद्दू खान और हस्सू खान साहब के पास गए थे ग्वालियर तालीम लेने एंड देन उनके उनके वहां से उन्होंने अपने उस्ताद से इजाजत ली एंड देन यहाँ पे इस घराने की नए घराने की स्थापना हुई जिसका नाम है रामपुर सासवान घराना। Okay. और वो रिलेशन आप लोगों के साथ फैमिली में कितना 200 साल आप बता रहे हैं करीब करीब, तो आप लोगों जी के रिलेशन में कैसे हुए? फादर की साइड से, राइट? जी मेरे फादर की साइड से और मेरी दादी की भी साइड। ओके. ओके. जी जी फादर की साइड से भी और दादी की साइड से। तो जी आपका आपका जन्म कहाँ हुआ? आप की पैदाइश कहाँ हुई है? मेरा मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है बेसिकली आई ओके. एम दिल्ली ओके. एंड एंड माय ग्रैंड डैड वाज फ्रॉम कानपुर ओके. और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो हमारे घराने के पायनियर हैं उस्ताद जी. मुश्ताक हुसैन खान साहब ही वाज द फर्स्ट पद्म भूषण अवार्डी ऑफ इंडिया एंड आल्सो ओके. द संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी सबसे पहले ओके. उनको ही राइट. मिला था। तो ओके. मेरे दादाजी पद्मश्री उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब से मैंने जी. चली तालीम ली है अपनी पूरी पूरी जिंदगी जो है मैंने जो है वो उन्हीं से ही तालीम ली है बट जी. व्हेन आई स्टार्टेड देन सबसे पहले जो हारमोनियम पे मुझे हाथ रखवाया गया था या सा लगवाया गया था वो मेरे डैड की तरफ से लगवाया गया था उस्ताद गुलाम अच्छा. अब्बास खान साहब। जी ओके. ओके. एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली, योर sisters, brothers, anyone else in the family? You're the only one. नहीं पूरा बाकायदा तौर पे काफी बड़ा खानदान है मेरा काफी लंबा चौड़ा खानदान है और मेरे दादा मेरे नाना और मेरे वालिद साहब सब लोग जो हैं वो इसी चीज में हैं। ओके. सभी सभी लोग गायक हैं और मेरे मामा जी भी इसी में हैं आपने नाम सुना होगा उस्ताद राशिद खान साहब बहुत बड़ा नाम है आज की बिल्कुल, डेट में। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है एक्चुअली, राइट, राइट. हाँ, हाँ. तो उन्हीं के घराने से मैं बिलोंग करता हूँ एंड इनफैक्ट आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ Naturally, पार्ट ऑफ naturally. such a Right. great घराना एंड फ्रॉम अ Hmm. फैमिली लाइफ यस। So when you are basically born in a family where so many big names are there, both the sides, father की साइड पे भी और मदर की साइड पे भी, तो कोई प्रेशर होता है बचपन से? ऐसा ऐसा कुछ होता है कि इसको भी म्यूजिशियन बनाना है, या तुझे म्यूजिशियन बनना है, बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? वो डंडा चलता है? हाँ ये मैं बताता हूँ देखिए आप हंसेंगे वैसे मैं जी. आई वॉज नॉट दैट मच गुड इन स्टडी ठीक है ओके. और मतलब फिर भी मेरा एक ऐसा सपना था कि सबसे पहले मुझे पायलट बनने का शौक था। अच्छा. हर हर बच्चे का शुरू इनिशियली जब वो स्टार्ट करता है अपनी जिंदगी की जर्नी तो उसका हम्म. ये एक बहुत बड़ा
सीन होता है कि उसको या तो डॉक्टर बनना होता है या पायलट बनना होता है, या उसको वो और किसी क्रिकेटर, मैं सोचा था मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई मैं ओके, जो हूँ वो आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय सौरव गांगुली। ओके। तो मेरा ऐसा बड़ा शेकी हिसाब रहा है, लेकिन सेवेंथ या एट्थ क्लास में पापा ने और दादा ने बिल्कुल सीरियसली बोला कि तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छा गा रहे हो, तो हम जो है वो तुम्हें बेसिकली जो है वो म्यूजिक की लाइन में ही डालेंगे। ओके। और हाँ, तो क्योंकि मेरी आवाज अच्छी थी आपके आशीर्वाद से, और फिर मेरे दादा ने मुझे, क्योंकि बचपन में क्या होता है मेहनत का पता नहीं चलता सर, राइट, राइट। खेलते कूदते जो था मैं संगीत पूरा सीख लिया मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि एक पूरी जिंदगी जो है वो कम है वैसे तो सीखने के लिए, अच्छा, बट बिल्कुल। मैंने हाँ 15 16 साल 17 साल लग के आराम से सीखा, इनफैक्ट मैंने हाँ 17 साल तो बड़े आराम से मैंने लग के सीखा। फिर क्योंकि दादा जो था उन दादा जो थे उनका थोड़ा बुढ़ापा आ गया था, एंड थोड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ गई थी घराने की, तो फिर इन 2016 ही रिसेंटली डाइड। ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर ब्रदर्स? आप अकेले सीखते हो फैमिली में, या और भी सीखते हैं भाई बहन? नहीं, देखिए मेरी काफी बड़ी फैमिली है, हम 5 हैं, जी, आप सबसे बता रहे बड़ा थे। मैं हूँ तीनों, सबसे ओके। बड़ा मैं हूँ। उसके जी। बाद मेरी सिस्टर है शहाना, वो जो ओके। है शी इज अ लेक्चरर इन काफी बड़ा एक स्कूल है मुंबई में, उसमें वो जी। जो है वो पढ़ा रही है इंग्लिश प्रॉपर, अच्छा टीचिंग टीचर है वो। थर्ड ओके। मेरी एक सिस्टर है आलिया, वो जो है वो फोटोग्राफी में ज्यादा रखती है अपनी रुचि, तो शी इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। ओके। फोर्थ इज अलीशा, जो कि फुल फ्लैज क्लासिकल म्यूजिक सीख रही है, और जो सबसे छोटा भाई है आदिल, वो भी फुल फ्लैज सीखता है। तो मैं, अलीशा और आदिल, हम तीनों जो है आप वो 3 लोग। म्यूजिक में हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप बता रहे थे कि आपने शुरू किया, किस एज से शुरू किया? आप बता रहे थे 7th में थे आप? नहीं नहीं, सेवेंथ क्लास अच्छा, या एट्थ क्लास में, तो जब माँ बाप लोग जो है वो करियर डिसाइड करते डिसाइड हैं कि भाई डिसाइड इसको कर लिया। 10th के बाद, हाँ जी, 10th जी। के बाद जब 11th में आएगा तो उसको क्या स्ट्रीम मिलेगी, तो मम्मी पापा हुँ। बहुत बहुत मतलब सोचते थे कि भाई क्या करेगा, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं पढ़ाई में, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हाँ, हाँ। कोई इतना ज्यादा मेरी कोई ज्यादा रुचि नहीं थी। ओके। तो हाँ, मगर मैंने सब कुछ अच्छे से म्यूजिक, तो मैंने सब कुछ म्यूजिक से ही कहाँ से किया पढ़ाई हो रही थी? है। फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। सो और मैंने उससे बीए पहले भी वहीं से की है। स्कूल एजुकेशन कहाँ से करी? मैंने फादर एग्नल स्कूल से करी है अपनी स्कूल ओके। एजुकेशन, विच इज इन गौतम नगर, ये दिल्ली में है एक जगह। हाँ, राइट, आई नो। ओके। जब अपनी फैमिली में इतने बड़े-बड़े नाम होते हैं, राशिद खान साहब हैं और आपके दादाजी थे उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब और फादर गुलाम अब्बास खान साहब। कितना मुश्किल होता है उन उन लोगों के इतने बड़े-बड़े नाम होते हैं, उनके नामों के आगे अपना एक नाम बनाना, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बड़े नाम हैं। अपनी वो हम्म, छोटी-सी जगह बनाना भी मुश्किल काम है, राइट? तो वो कैसे हाँ। आप कैसे करते हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत लोग मुझको ये कहते हैं कि भाई तुम तो घरानेदार हो, तो तुम अच्छा गा ही लोगे, और तुम्हारे तो खून में संगीत है, और तुम अच्छा गा लोगे। लेकिन सच बताऊं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान की लगन डिसाइड करती है कि आपको जो है वो क्या करना है, और आपको कैसे। राइट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि पढ़ाई का सिलसिला भी था, पढ़ाई भी चल रही थी और साथ साथ में म्यूजिक भी चल रहा था, तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट म्यूजिक में था। तो ओके, इसी वजह से मैंने फिर मतलब काफी 2011 में मेरी जिंदगी में एक ऐसा मतलब एक पॉइंट आया, मैं बताता हूँ। 2007 में जो था, मैं जैसे आपको बता रहा था कि पापा उसी वक्त सीरियस हुए थे कि हाँ भाई अब इसको म्यूजिक में ही जो है वो डालना चाहिए। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। बनी थे इन शिमला, ओके, एंड ओके। दादा को उस टाइम पे, उस जमाने में नया नया पद्मश्री मिला था। इन जी, 2005 ही गॉट पद्मश्री, एंड एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे, वो जी, जी, दादा जी। के बहुत अच्छे मित्र भी थे, ओके। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ एशियाड हुँ, विलेज में, जी, वहां पे एपीजे साहब रहते थे, सर रहते थे वहां पे, तो राइट। दादा एंड
एपीजे अंकल यूज टू वॉक, एक साथ करते थे, वॉक करते थे। तो तब तक Okay. इतना मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे जी। राम साहब। तो तब जो था, दादा को नया नया पद्मश्री मिला था और प्रेसिडेंट बन गए थे एपीजे सर, क्योंकि उन्होंने ही अवार्ड दिया था 2005 में उनको, उनके अच्छा। हाथों से मिला था। हाँ, उन्हीं के हाथों से मिला था। तो दादा को उन्होंने एक बार फोन किया और प्रेसिडेंट हाउस से फोन आया 2007 में कि भाई गुलाम सादिक खान साहब से बात हो रही है। दादा ने बोला जी हाँ हो रही है। जी। खान साहब, ऐसा है कि हमने आपकी थ्री जनरेशन के बारे में बहुत सुना है। तो उस टाइम पे थ्री जनरेशन एक ऐसी चीज थी कि दादा, बेटा और पोता। तो पोता मैं था, बेटे गुलाम अब्बास खान साहब और दादा जी उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब। तो ये राइट। बहुत ही फेमस एक ट्रायो था हम तीनों का, जिसमें तकरीबन हम लोगों ने 11 से 12 साल लगकर जुगलबंदी गाई है, जुगलबंदी और तिगुलबंदी गाई है। इनफैक्ट क्योंकि हम तीन लोग थे तो उसको तीन तिगुलबंदी लोग। कहते हैं। राइट। हाँ जी। तो ये बहुत ही फेमस, आप किसी भी जगह पे आप पता करेंगे थ्री जनरेशन के बारे में तो आपको पता चल जाएगा, उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब का नाम आता है उसमें। ओके। तो उन्होंने, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने जो है हम लोग को प्रेसिडेंट हाउस में बाकायदा इनवाइट किया गाने के लिए। ओके। और वहां से क्योंकि मुझको एक सनद मिली थी, और मतलब एक तरीके का वो प्रेसिडेंट अवार्ड ही था मेरे लिए। उनकी राइट। एक लिखी हुई किताब थी एपीजे सर की, और एक अवार्ड उन्होंने मुझको दिया था यंग टैलेंट का। तो वो ओके। 2007 में मुझे मिला था। पापा ने बोला कि बेटा अब तुम्हारा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ नाम के पीछे भागना है, घराने को तो पहले ही सर्व करना था। ठीक बात। आगे जाके नाम होना और किस्मत में जो है चार चांद लगना, वो खुदा की मेहरबानी है, और एक आर्टिस्ट की खुद की भी डेडिकेशन होनी उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा कुछ रहा कि पापा ने बोला कि नहीं भाई, इसको अब थोड़ा जो है वो लेकर जाना है, क्योंकि ही शुड बी सीरियस अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज पढ़ाई में मैं थोड़ा अहमी था। तो पापा ने बोला कि नहीं भाई, अब इसको जो है वो थोड़ा म्यूजिक में ही करते हैं। मैंने खींच खींच के अच्छे से पढ़ाई कर ली, पापा को पोस्ट ग्रेजुएट होकर दिखा दिया, और इनफैक्ट आई एम करंटली स्टडिंग। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से काफी तकलीफ रही और सबके एडमिशन्स और वो हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पीएचडी में मुझे करना है आगे जाके, म्यूजिक में। म्यूजिक में। म्यूजिक में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी जो पूरी रिसर्च रही है वो म्यूजिक में ही रही है। तो इस वजह से मैं आगे भी जो हूँ वो म्यूजिक में ही पीएचडी करूंगा। ओके। ओके। तो बहुत मुश्किल रहा है ये दौर, और क्योंकि दादा जब गुजर गए थे 2016 में, जी। उनके जाने के बाद, क्योंकि मैं अपने पापा से काफी दूर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, माय डैड स्टेज इन मुंबई। अच्छा, ही इज इन मुंबई। ओके। या ही या ही इज इन मुंबई। एंड वहां पे चारों बच्चे पापा के वहां पे हैं, और मैं पांचवा जो हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। और अच्छा। क्योंकि मुझको बचपन में ही दिल्ली में दादा के पास छोड़ दिया था तालीम लेने के लिए, अच्छा। ओके। तो मैं जो हूँ वो दादा का फर्ज आगे निभा रहा हूँ। मेरे बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छा गाने वाले शागिर्द भी हैं आपके आशीर्वाद से। तो मेरे तकरीबन, मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे 70 to 75 ओ स्टूडेंट्स वाओ। हैं, वेरी जिनको मैं नाइस। पर्सनली ट्रेनिंग देता हूँ, और बहुत माशाल्लाह से एक्सेल कर रहे हैं वो अपने फ्यूचर में। और ओके। मेरी बच्ची के लिए जो है वो दुआएं यही है कि सिर्फ, क्योंकि जैसे मेरे ऊपर मेरे दादाजी की ब्लेसिंग्स रही हैं, वैसे ही मैं बिल्कुल। सोचता हूँ कि भाई मेरे स्टूडेंट्स भी अच्छा करें और खूब इस घराने का नाम नाम। रोशन करें। तो मैं ये कहते हुए जो है, मैं बिल्कुल भी आपको झिझकूंगा नहीं, लेकिन आपके इरफान घराने का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट, माशाल्लाह। ओके। अच्छा, एक बात और बताइए गुलाम हसन। जो घराना होता है वो फैमिली में ही चलता है ना, मतलब इट्स लाइक एक ट्रेडिशन फैमिली में चलता है, मतलब फादर ग्रैंडफादर से फादर के पास आया, फादर से फिर हाँ, ग्रैंडसन के पास आया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये पास ऑन, ये राइट? ये हाँ, मैं बताता हूँ। ये एक बेसिक थिंग है कि घराना जो है वो फैमिली से चलता है। लेकिन हमारे घराने में भी देखिए, और आप अन्य और भी घराने देख लीजिए, वो फैमिली के, हमारा जो घराना है वो तो एग्जैक्टली फैमिली के हिसाब से चल रहा है। बट राइट। अगर आप किराना घराना देखेंगे तो बहुत बड़े मशहूर गायक, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी जी। का तो आप जी। सभी ने नाम सुना होगा। बिल्कुल वो बिल्कुल। वो किराना फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। किराना घराना एक बहुत बड़ा घराना है, उस फैमिली बहुत से बड़ा बिलोंग नहीं था। करते थे, है ना। तो राइट। उन्होंने पंडित सवाई गंधर्व से गाना सीखा, और वो पूरा जो घराना है वो जो शुरू होता है
वो खानदानी घराने की रीत होती है, उधर से शुरू होता है, लेकिन आगे आगे जाने के बाद उस्ताद करीम क्या नाम है, मैं अब्दुल करीम खान साहब जो हैं, जी। वो उस घराने के संस्थापक हैं। उन्होंने शुरू किया है घराना, बहुत बड़े गायक रहे हैं। हम्म, मुझे इतनी किराने की हिस्ट्री से मैं इतना ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, बट मैंने जहां तक पढ़ा है तो अब्दुल करीम खान साहब से वो घराना बहुत ज्यादा फेमस होना शुरू हुआ। और उन्होंने तमाम बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान में कलाकार हैं, उन सबको जो है जन्म दिया गायकी में। तो ऐसा है नहीं कि किराने घराने में आजकल जो है वो दूसरे ही लोग जो हैं, जो शागिर्दी के हिसाब से चल रहा है किराना घराना। ओके। ऐसी लेकिन रामपुर सैसवान घराने की अगर आप बात करें, हमारे घराने में भी जो हमारे बच्चे हैं, यानी कि हम्म, मैं ट्रेन कर रहा हूँ, एंड इनफैक्ट पापा जो हैं वो बाहर, हमारे डैड के तकरीबन 15 से 16 तो स्टूडेंट्स यूएस में ही हैं। तो पूरी ऑल अच्छा। ओवर, हाँ पूरी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, पापा जो है वो ओके। म्यूजिक की जो है वो तालीम सबको दे रहे हैं। और अभी तो क्योंकि कोविड चल रहा है तो ऑनलाइन ज्यादा ही अब ज्यादा ही चल जो है चल गया है। तो हमारे घराने में बच्चे अब बहुत ज्यादा नाम कर रहे हैं। तो ये खानदानी रीत नहीं है, इनफैक्ट बाहर से भी आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे घराने के जो हैं वो बच्चे ही माने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये एक है कि ऐसा अब जरूरी नहीं है। देखिए सर, क्या है कि अभी तक के मेरे पूरे करियर में मैंने इतने स्टूडेंट्स तैयार करे, लेकिन खानदान में मैंने जैसे हाँ, आपको बताया कि 75 to 76 स्टूडेंट्स जो है मैं प्रॉपर बाहर के बच्चे ट्रेन करता हूँ। उसमें से अदर देन देम, उनके अलावा जो है वो मेरे 3 से 4 शागिर्द हैं जो मेरे खानदान में मुझसे सीखते हैं, जिनमें से मेरी आंटी का बेटा है जुनैद हसन खान। उसका उसका भी नाम हसन ही है एक्चुअली, अच्छा। उसकी खान बट वो बोलते हैं। जुनैद जुनैद पहले आ या, जाता है। या, या, उसका उसका रियल नेम जुनैद है। बहुत अच्छा गाता है गाना वो, और मेरा ओके। पक्का शागिर्द है। अगर आप ओके। उसको सुनेंगे तो आपकी बहुत रूह खुश हो जाएगी। मेरी बुआ जी का बेटा है, सबसे छोटी बुआ अच्छा। जी है, उनका जी। बेटा है। बहुत तैयार गा रहा है माशाल्लाह। तो अच्छा कितने गा। बड़े हुए हैं? हाँ जी। कितने बड़े हैं अभी वो? ही इज जस्ट 17, और अच्छा। 17 ईयर की एज में वो भी बहुत अच्छा कर रहा है माशाल्लाह से। ओके। चलो माशाल्लाह। हाँ। ओके। या अभी थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया। कोई बात नहीं, एम अभी आई भी ऑडिबल? थोड़ा। हाँ, परफेक्टली फाइन। हो हाँ, एम जाता आई है ऑडिबल? बीच में। तो ये माशाल्लाह टेक्निकल से वो बहुत बहुत, हाँ ये तो है ही। चलता तो है। हाँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाता है। ओके। बहुत अच्छा कर रहा है वो अपने करियर में। अभी वो भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने पहले इनिशियली ये सोचा था कि भाई उसको इस लाइन में नहीं डालेंगे, क्योंकि देखिए ये पापा की भी एक बात थी। कल को जैसे मेरा बेटा होता है, मेरी बेटी होती है, कुछ भी होता है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो आर्टिस्ट लाइन में जाए, क्योंकि आर्टिस्ट आज जिस तरीके से जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी एन आर्टिस्ट इन इंडिया एज वेल एज बाहर भी। बाहर भी। क्योंकि हाँ। यस 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 यस, तो किसी चीज में हुक बाय क्रुक करके नाम कमाना पड़े, या हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि अब हम बोल दे कि बेटा तुम्हें कुछ भी करके नाम कमाना है। तो मैं ये नहीं चाहता। म्यूजिक एक शौक के हिसाब से रखो आप, और अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है वो अदर कुछ अलग चीजों में करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। सो बट आइडियल कंडीशन में वुड यू वांट योर किड्स टू टेक अप म्यूजिक? सिखाएंगे तो जरूर, लेकिन प्रोफेशनली अगर वो किसी और बिल्कुल लाइन में। सिखाऊंगा, बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि आई एम मैरिड, और माशाल्लाह से मेरी वाइफ शिवानी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो अच्छा। हम दोनों, हाँ बहुत अच्छा गाना गाती हैं। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप उनको भी अपने शो पर लेकर आए। शी इज अ वेरी जरूर जरूर। बिल्कुल। अच्छी गायिका है। वो ठुमरी दादरा में और गजल में ज्यादा है वो। अच्छा, वो भी म्यूजिशियन फैमिली से हैं कि ही इज नॉट फ्रॉम अ म्यूजिशियन फैमिली बेसिकली। मैंने बताया ना, जैसे बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनमें म्यूजिक, हाँ हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ओके। शी इज नॉट फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड। और ओके। उन्होंने अपनी जो संगीत की तालीम शुरू करी थी वो बेसिकली एक स्कूल से शुरू करी थी। यानी कि अच्छा। शी यूज्ड टू स्टडी इन डीएवी पब्लिक स्कूल। अच्छा। शी शी यूज्ड टू स्टे इन फरीदाबाद एक्चुअली। अच्छा। ओके। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने शुरुआत जो थी वो अपनी स्कूल टीचर से ही उन्होंने शुरुआत करी थी। और बहुत पहले बहुत अच्छा उन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक में भी काफी काम करा है। और
फरीदाबाद में काफी नाम कमाने के बाद देन शी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड क्लासिकल वोकलिस्ट एंड थुमडी दादरा क्लासिकल वोकलिस्ट, पंडित भोलानाथ मिश्रा जी फ्रॉम बनारस घराना। ओके। तो उन्होंने फिर प्रॉपर अच्छे से तालीम ली पंडित भोलानाथ मिश्रा जी से, एंड शी बिलोंग्स टू बनारस घराना। तो रामपुर और बनारस का एक अलग रिश्ता बन गया। एंड देन बिल्कुल। तो फिर तो यही आपका, जैसे आपका सवाल था, तो हम्म, हम दोनों ने जैसे आगे डिसाइड किया कि आगे अगर हाँ बच्चों को सिखाना है, बिल्कुल सिखाना, ये मेरे, क्योंकि ये मेरे घराने का काम है। तो और क्योंकि माँ बाप से मिलेगा संगीत तो ज्यादा बच्चे जो हैं वो उस चीज को लेते हैं, लेकिन मैं किसी चीज पे जो है वो मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता। बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऑलरेडी जो है वो बहुत अलग होती जा रही है, और अलग तरीके का म्यूजिक जो है वो दे आर इंडल्जिंग इन themselves into some different music. So राइट। अभी इतना कुछ सोचा नहीं, नहीं आगे सोचा। देखिए भगवान जिस तरीके से। पर गुलाम हसन खान और शिवानी जी की मुलाकात कहाँ हुई और कब हुई? मेरी मुलाकात मैं बताता हूँ, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम पंडित जी, एंड माई ग्रैंड डैड ऑल्सो वॉज टीचिंग। सो क्योंकि दादा ने बोला था कि दादा का मैं अगर आपको सीन बताता हूँ तो जी। बहुत साल उन्होंने तकरीबन 22 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी को सर्व किया है। ही वॉज अ सीनियर लेक्चरर इन फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स इटसेल्फ। ओके ओके ओके। या तो वहां पे उन्होंने 22 साल, तकरीबन 23 साल वहां पे जो है बच्चों को शिक्षा दी, तालीम दी, जितने भी वहां पे स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी के। तो शिवानी भी मुझको जो थी, क्योंकि मुझे भी जो था वो फैकल्टी में ही, दादा ने बोला कि बेटा तुम फैकल्टी में ही जाओ और अपना गाना बजाना वहां करो, वहां पे अच्छी बंदिशें अच्छा। मिलेंगी। हम्म, और बहुत, और ये सच्चाई है कि वहां पे बहुत ही अच्छी अच्छी बंदिशें मुझे जो है वो सीखने को मिली, और बहुत ही एक लाजवाब मेरा हिसाब रहा क्लासिकल म्यूजिक सीखने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। सो ओके। शिवानी वहां मिली थी मुझे, एंड शिवानी वाज माय सीनियर एक्चुअली। अच्छा। ओके। हाँ शिवानी, मैं दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ मैं उस टाइम पे मैं बीए कर रहा था, एंड शिवानी वाज इन एमए। ओके। तो शिवानी ने वो, तो हम लोग ऐसे ही मिले थे, मतलब शिवानी की आवाज इतनी मुझे अच्छी लगी, मैं सच बताऊं तो। जी। एक गजल गारी थी वो मेहंदी हसन साहब की, तो ओके। तब वो मुझे बहुत पसंद आई थी, और हमारी बातचीत होनी शुरू हुई थ्रू फेसबुक। एंड ओके। फिर उसके बाद तकरीबन 5 साल हम दोनों ने जो है वो म्यूजिक किया और काफी स्ट्रगल करा, एंड देन वी एंडेड अप मैरिंग इन 2019 बिफोर कोविड। और बहुत अच्छे टाइम पे शादी हो। इनफैक्ट अमूमन मेरे सारे दोस्त मुझे यही कहते हैं कि हसन भाई आप बहुत सही नहीं बढ़ गए उसके, क्योंकि सही उसके बात, बाद बिल्कुल जाते तो सही पड़ टाइम पे। जाते। अदरवाइज अदरवाइज अटक जाते। ओके। इस सब के बीच में माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आई बिलीव, क्योंकि आपने तालीम फादर से ले ली, ग्रैंडफादर से ले ली, मामा जी आपने बताया कि मामा जान भी म्यूजिक लाइन में है, उस्ताद राशिद खान साहब। मदर का रोल गुलाम हसन खान की जिंदगी में कैसा रहा है और क्या रहा है? मेरी मदर का रोल मेरे वालिद साहब से ज्यादा रहा है, क्योंकि पापा जो है वो मुंबई है, और चारों बच्चे उनके जो है वो मुंबई हैं। मगर मैं जी। यहाँ पे रहा, और मैंने दादा से लगकर तालीम ली, और बहुत मेहनत। तो मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि लेडीज को क्या है, क्योंकि मम्मी भी थोड़ा बहुत गा लेती थी। उन्होंने भी शागिर्दी ली है उस्ताद हफीज अहमद खान साहब से। हमारे घराने के बहुत बड़ा नाम है पद्मश्री उस्ताद हफीज अहमद खान साहब। तो मम्मी ने भी थोड़ा सीखा म्यूजिक, तो मम्मी को ऑलरेडी ये पता था कि हाँ भाई म्यूजिक जो है वो इंसान बहुत मेहनत से सीखता है, बहुत लगन से सीखता है। तो मम्मी ने बोला भाई मैं तो इसको टाइम डेडिकेट करूंगी, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मम्मी ने बहुत डेडिकेशन दिखाया। इनफैक्ट मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, लेडीज का क्या होता है कि वो जब शादी में जाती है, किसी रिलेटिव की शादी में जाती हैं, तो आराम से लेडीज का ग्रुप होता है, आराम से बैठ के बात करती हैं, मुलाकात होती है। आप 100% शाम की शादी अटेंड करते हैं सर, है ना? तो राइट। सपोज 8 बजे की अगर हम लोग को इनविटेशन है, और दादा मेरे साथ होते थे, मम्मी मेरे साथ होती थी, क्योंकि मेरा तालीम का समय रात को 10 बजे से शुरू होता था। ओके। तो दादा कहते थे कि भाई तुम मिलो जिनसे मिलना है, और अ, फटाफट खाना खाओ और वापस चलते हैं घर। और मम्मी ठीक उस है। पर थोड़ा चिढ़ जाती थी, मतलब कहती थी अरे आप मुझे क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप ले जाइए अपने पोते को, मैं आराम से आती रहूंगी। राइट। वो क्योंकि मैं मम्मी से हिला हुआ था,
अच्छा। और बच्चा चाहता है कि माँ उसके साथ हमेशा उसके साथ हो। Naturally. तो दादाजी के साथ हम लोग ट्रैवल करते थे जहाँ भी जाते थे, और उसके बाद सडनली हम खा पी के वापस आ जाते थे, तो मम्मी चिढ़ जाती थी थोड़ा कि नहीं ऐसे नहीं होता, आज डैडी आज आज तो आप इसको छोड़ दीजिए, आज तो मत करिए, आज तो दादा वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत उनका एक बहुत ही अलग हिसाब था। तो पुराने मम्मी ने लोगों बहुत स्ट्रगल किया, दो उनकी उनकी जितनी भी 1-2 दोस्त थी उनसे भी कभी-कभी मिलना नहीं हो पाता था उनका, क्योंकि म्यूज़िक में हमेशा परेशान करता रहता था, उनके साथ चिपक के रहता था हर जगह जहाँ मम्मी होती थी। तो दादा बुला लेते थे कि बेटा अब ये गोल्डी, मेरा जो निकनेम है वो गोल्डी है, प्यार से मुझे गोल्डी बुलाते हैं। ओके तो ओके। बोलते थे कि भाई गोल्डी को लेकर आ जाओ, और अब बहुत देर हो गई है बेटा, कहाँ हो? किधर हो? अब आ जाओ। और इसका दोपहर का मेरा टाइम होता था, शाम का मेरा टाइम होता था, रात को भी संगीत सीखने का समय होता था। तो मम्मी का बहुत सीन रहा है, और क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता था तो मैंने मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है। राइट। बहुत अच्छा ओके। उनका योगदान रहा है मेरी ज़िंदगी में। जिंदगी में। ओके। बहुत बड़े लोगों के साथ ग्रैंडफादर और फादर के अलावा और किस किस बड़े नामों के साथ परफॉर्म किया है गुलाम हसन खान ने? मैं आपको बताऊँ, दादा के गुज़रने के बाद क्योंकि जब तक देखिए सर मैं बताऊँ सौरभ जी, दादा ने मुझे प्रॉपर जो है, जैसे मैंने आपको बताया 2007 की बात, तो सबसे पहला ब्रेक मुझे 2006 में मिला था। दादा की एक बड़ी ही होनहार शागिर्दा हैं जिनका नाम है नूपुर सेन गुप्ता। उनकी दिल्ली में शी रिसाइड्स इन सीआर पार्क, एंड वहाँ पे उनका एक पूरी संस्था चलाती हैं वो, और काफ़ी अच्छे-अच्छे बच्चे खुद भी ट्रेन करती हैं वो। तो अ, उनकी एक बहुत प्यारी सी और बड़ी प्यारी अच्छी फाउंडेशन है जिसका नाम है पूर्वी म्यूज़िक फाउंडेशन। सो नाम सुना 2000 हुआ है, सुना हुआ है नाम। पूर्वी म्यूज़िक फाउंडेशन। तो इन 2006 जो है हम मैंने जो है दादा ने बोला कि भाई तुम्हें एक छोटा ख़याल गाना है। तो मैंने बोला दादा मैं कैसे गा लूँगा आपके बिना, और ये है वो है। दादा ने अपने साथ बिठा लिया और सिर्फ़ आवाज़ लगवाई मुझको, सा लगवाया। तो उस टाइम पे जो है मैंने शुरुआत करी सा लगाने से, धीरे-धीरे उनके पीछे बैठ-बैठ के तानपुरा छेड़ा। और उसी से धीरे-धीरे जब रोज़ाना स्टेज पे चढ़, क्योंकि दादा का माशाल्लाह से एक ऐसा मयार, एक ऐसा समय रहा है जिसमें दादा को 1 दिन में ही कम से कम 2 से 3-3 कॉन्सर्ट करने पड़ते थे। पता चला दोपहर में खामखा वो उठे, घर पे गाड़ी आई, 1 डेढ़ बजे का शो हुआ, उसके बाद 2-3 घंटे का रेस्ट लेने के बाद शाम को साढ़े 6-7 बजे का कॉन्सर्ट है। फिर कुछ ऐसी संस्थाएँ होती थी कि रात को साढ़े 11-12 बजे तक कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे। तो राइट। स्टेज पे बैठ-बैठ के मुझे थोड़ी इतनी तमीज़ आ गई कि भई स्टेज पे किस तरीके से चढ़ा जाता है, या किस तरीके से मेरे दादाजी या पापा परफ़ॉर्म करते हैं, तो एक सिलसिला रहा। उसके बाद फिर 2007 में एपीजे सर ने इन्विटेशन दिया और उसमें मैंने गाया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि भई हाँ, इतने बड़े शख्सियत के सामने गा रहा हूँ, तो अब मुझे ज़िम्मेदारी खुद को भी सँभालनी है। देन मैंने काफ़ी बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं लाइनअप में रहा, जैसे बनारस घराने के बहुत फेमस आर्टिस्ट है पंडित राजन राजन साजन मिश्रा जी। तो उन्होंने उनके साथ भी जो है मुझे परफ़ॉर्म करने का मौका मिला, क्योंकि मैं, दादा और पापा एक साथ परफ़ॉर्म करते थे। तो उनके लाइनअप में भी बड़े-बड़े नामों के साथ उसी लाइनअप में मुझे गाने का मौका मिला। फिर मैं काफ़ी फिर ये एक सिलसिला चलता रहा, अच्छे-अच्छे आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेशन रहा मेरा, और काफ़ी बड़े-बड़े गुरुओं से जो है, जैसे इन 2013 आई वाज़ अवॉर्डेड विद द साहित्य कला परिषद, एक दिल्ली की बहुत बड़ी संस्था है, साहित्य कला परिषद। बिल्कुल। तो उससे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी अच्छा। गाने में। आई वाज़ अमंग द फर्स्ट टू मैं फर्स्ट आया था स्कॉलरशिप में, पूरे हिंदुस्तान से चुना गया था मैं अकेला, राइट। इन 2013। तो फिर वो एक यंग म्यूजिशियंस फेस्टिवल हुआ था कनॉट प्लेस में, बहुत बड़ा, आपको तो पता ही। तो आप दिल्ली रहते हैं ना? हाँ हाँ, मैं नोएडा में हूँ बट आई एम इन दिल्ली, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन इन मतलब दिल्ली, दिल्ली सो आई का, नो। या तो कनॉट प्लेस में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, दिल्ली क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल, एवरी ईयर होता था। दैट्स तो राइट। उसमें मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, तो उसमें काफी बड़े हमारे क्या कहते हैं, देश के बहुत बड़े और ग्रैमी अवार्डी हैं, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी। जी जी जी। तो उनके हाथ से मुझे जो है वो फेलिसिटेट किया गया, उनके हाथों द्वारा मुझे। तो बड़े-बड़े संगीतकारों ने सुना। देन मेरे ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक बहुत ही ज़्यादा सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं, हिंदुस्तान के इतने मशहूर गायक हैं कि आज
ऐसा कोई भी कॉन्सर्ट सीरीज नहीं है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट ना करा हो या संस्थाओं उन्होंने नहीं बुलाया हो। जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ आफ्टर माय गुरु पंडित वेंकटेश कुमार जी, पद्मश्री। राइट। मेरे गुरुजी के बाद उन्होंने मेरी जिंदगी में एक बहुत मैं कहता हूँ एक उजाला लेकर आ गए, क्योंकि दादाजी गुजर गए थे 2016 में। जी। और 2016 से मैं बताऊं तो इनिशियली मेरा नाम होना शुरू हो गया था, और अभी तो खैर बहुत लंबी जर्नी है। और वही बात है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अभी भी मैं मतलब ये कहूँ कि मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ या मैं नाम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2016 में एक एक पुश आया मेरी जिंदगी में। कैसे आया कि मैं फैकल्टी ऑफ म्यूजिक में मास्टर्स कर रहा था। तो उस टाइम पे मेरा कोई एक वीडियो राग पूरिया धनाश्री के ऊपर काफी वायरल हो गया था फेसबुक पे। फेसबुक पे वायरल हुआ था वो, एक जैसे फेसबुक पे फीड्स आती है ना, उसी में वो वीडियो वायरल हो गई। तो उसके 3 से 4 दिन में 1 सवा लाख व्यूज आ गए थे। ओ। और वो सारे ऑर्गेनिक थे, नॉट अ पेड, नॉट नॉट पेड, ओके। तो हम्म। उस टाइम पे जो था एक लड़का था रंजीत नाम का, अच्छा। बेसिकली ही वाज फ्रॉम तमिलनाडु। तो वो ओके। वेंकटेश जी का कोई शागिर्द होगा, तो उसने मुझे एक ग्रुप में ऐड करा। मुझे ओके। लगा कि पता नहीं, तो आई कैन नॉट रीड दिस थिंग दीज थिंग्स, जो वो लोग उनकी जो लैंग्वेज होती है तो वो ऑब्वियसली मैं रीड नहीं कर सकता था। तो वो एक ग्रुप बन गया। मैंने सोचा कि हाँ भाई, उसका मेरे पास एक टेक्स्ट आया कि गुलाम भाई मैंने जो है वो आपको एक ग्रुप में डाला है और आप अपना कोई गाना शेयर करा। तो मैंने कुछ गा के भेज दिया उसमें, नॉर्मली ऐसी ओके। जो है वो सेल्फी वीडियो बना के भेज दी, गा के कुछ बंदिश वंदिश भेज दी, उसमें ताने वाने मार दिए प्रॉपर। अब उसमें मुझे ये नहीं पता था कि वेंकटेश कुमार जी का शागिर्द होगा वो। और वो बहुत बड़ा नाम है, आप सर्च करिए गूगल पे, इतना बड़ा नाम है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। तो वो वीडियो उस बंदे ने शायद पंडित जी को सुना दी होगी। ही वॉज ओके। सो हम्बल, ही सच अ हम्बल पर्सनैलिटी। मेरे मैं अब मुझे याद है कि मैं खाना खा रहा था कैंटीन में अपने म्यूजिक की, फैकल्टी म्यूजिक की कैंटीन में खाना खा रहा था। अचानक से मेरे पास फोन आता है किसी सज्जन का। हेलो, अच्छा। मैंने बोला यस बताइए। बेटा मैं पंडित वेंकटेश कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा। पहले तो डायरेक्टली। उन्होंने बोला मैं वेंकटेश कुमार बोल रहा हूँ, वेंकटेश कुमार जैसे अब काफी हाँ नाम ठीक होंगे, है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। तो मैंने बोला वेंकटेश, कहते मैं पद्मश्री पंडित वेंकटेश कुमार बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन। सर मैं खाना छोड़ के उड़ गया। हाँ और ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बोला कि अरे ये इतना बड़ा नाम है, ये मुझे कॉल कर रहे हैं, मतलब ये हमने खुद जिनको हमने बचपन से जो है वो गाते हुए सुना छोटी सी उम्र में कि भैया इतना बड़ा अचानक से ही कॉल्ड में। मैंने राइट। बोला सर मैंने क्या करा है, कुछ गलती हो गई है, कुछ गुस्ताखी हो राइट। गई है। तो राइट। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो आपका जो है वो बहुत मान रखता है और आपका फैन है। मैंने बोला सर मेरा फैन कहाँ से निकल आया। तुम्हारा। मैंने राइट। बोला हम आपके फैन हैं और आप, मैं मतलब आई वॉज लिटरली शिवरिंग एट दैट टाइम। एंड आसपास के लोग मुझे घूर रहे थे कि यार ये अचानक से इसको हुआ क्या। राइट। तो मैं सर पढ़ के बैठ गया, मैंने बोला ओ माय गॉड, मतलब इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। तो उन्होंने मुझको बोला कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, और तुम काफी अ, खानदानी लग रहे हो। तो मैंने अपने दादा के बारे में बताया, तो ही डिड नो माय ग्रैंडफादर। उन्होंने बोला कि नहीं खान साहब को तो काफी सुना है, गुलाम सादिक खान साहब को दिल्ली में आके भी मैंने सुना है। तो उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स दी, बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। और उन्होंने बोला कि बेटा मैं ना तुम्हारी रिपोर्ट लेता रहूंगा कि भाई कि तुम कैसा कर रहे हो, तुम किस तरीके से कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने मुझे एक इंस्पिरेशन दी कि हाँ भाई इतना बड़ा नाम अगर मेरे को अप्रिशिएट करने अचानक से आ जाता है फरिश्ता बनकर, तो मुझे तो ठीक। फिर क्लासिकल म्यूजिक में एक्सेल किसी भी हालत में करना है, क्योंकि अब उतना बड़ा नाम अगर मेरे साथ जुड़ रहा है। और मैंने राइट। उनसे बोला कि सर मुझे, क्योंकि मेरे दादा गुजर गए हैं, तो मुझे तालीम दे। उन्होंने बोला बेटा तुम जो हो वो तालीम अभी इतना सीख चुके हो कि मतलब तुम्हें और ज्यादा। मैंने बोला सर ये बात नहीं है कि मैं तालीम मतलब मैं सीख चुका हूँ, मैं और लेना चाहता हूँ। कहते हैं बड़े बुजुर्गों को सुनो, उनकी गायकी को अपने अंदर लो, आंख बंद करके ध्यान करके तुम किसी बंदिश को सुनोगे तो इंशाल्लाह अपने आप ही सीख जाओगे। ओके। फिर उनके साथ मेरा राब्ता रहता रहा। 2017 बीत गया, 2018 बीत गया, 2019 में उन्होंने एक बहुत बड़ा मुझे कॉन्सर्ट एक ब्रेक दिया।
उनके ओके। गुरुजी हैं पंडित पुट्टराज गवई जी। उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है कर्नाटका में, गदग में, जहाँ पे पंडित भीमसेन जोशी जी का जन्म हुआ था। अच्छा। तो हम्म। वो, हाँ, उस शहर, वो छोटा सा शहर है, वहां पे उनका एक आश्रम है। वो भी एक बहुत बड़े जो थे, वो लिटरेचर में बहुत बड़ा उन्होंने नाम किया था, पंडित पुट्टराज गवई जी ने। और वो पद्म भूषण अवार्डी थे, गाना भी बजाते थे, वीणा भी बजाते थे, बहुत अच्छे जो थे आर्टिस्ट थे, काफी चौमुखे आर्टिस्ट थे। ओके। तो उन्होंने मतलब उनकी उनकी बरसी होती है, तो उसमें पंडित वेंकटेश कुमार जी ने इनवाइट करा। उसमें सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, उसमें मुझे मौका मिला था। जैसे अच्छा। उसमें जो थे वो खुद भी गा रहे थे, मैं था, और मैं आपको बताऊं तो एक बहुत अच्छे यंग म्यूजिशियन है पंडित कुमार मर्दूर जी, बहुत अच्छा गाते हैं। उनके वालिद साहब सोमनाथ मर्दूर जी बहुत अच्छे हैं। और उल्लास कशालकर जी, पंडित उल्लास उल्लास कशालकर जी, तो काफी बड़े बड़े नाम उस संस्था में जुड़े हैं। और उन्होंने मुझे सामने से सुना, तो मैं घबरा गया एकदम कि भाई, इतने बड़े बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं, इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। तो उसके बाद से धीरे धीरे मैंने सोचा कि भाई अब इस चीज को और ज्यादा पुख्ता करा जाए। हम्म। और फिर अच्छे अच्छे लोग भी मिले, अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म भी हुआ, तो ये एक सिलसिला चल ही रहा है। देन 2019 में एंड में शादी हो गई, और शादी के बाद बिल्कुल सभी लोग, मैं मेरे अलावा और सारे लोग घर पे बैठ गए, क्योंकि कोविड का सीन शुरू हो गया। और कोविड ने जो है वो आर्टिस्ट लाइफ पे और एंटरटेनमेंट लाइफ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है। ये परेशानी रही है। बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट के पास सुनने में आया है, और कई लोगों से बात भी हुई है जिन आर्टिस्ट को हम लोग जानते हैं पर्सनली भी, कि बहुत डिफिकल्ट पीरियड है। तो कभी कोई एक ऐसा एफर्ट आप लोगों की तरफ से रहा है, या ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं कहीं पे और मिलके बात करते हैं, और कोई रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को या मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, या दे रहे हैं, या देंगे, ऐसा कुछ प्लान है? अभी तो कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, अब देखिए जिस तरीके से जो आर्टिस्ट्स के हालात चल रहे हैं, और अभी ये लाइव का शुरू हो गया है। राइट। मैं कहता हूँ इंटरव्यूज आप लाइव कर लें, लेकिन लाइव कॉन्सर्ट अगर करते हैं, मैं आपको दूसरे एक बात बता रहा हूँ, जो आप उस वहीं कनेक्ट करूंगा मैं। राइट। क्या है सर कि पिछले 6-7 महीने होगा, अब ये पूरा साल खराब हो चुका ऑलरेडी सभी की जिंदगी में। तो ये साल खराब हो गया, और अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोविड में कोई सुधार आया है। ठीक है। राइट। राइट। और तकलीफ से गुजर रहा है हर एक आदमी एंटरटेनमेंट लाइन में। कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने मुझे पे भी किया, और बहुत मोहब्बत से मुझे बुलाया, इनवाइट किया, और उसमें संस्था में गया। अब क्या है कि ऑनलाइन सब लोगों ने शुरू कर दिया है। अब सभी राइट। लोगों को ऑनलाइन आके क्लासिकल कॉन्सर्ट करवाना, गुलाम हसन से नहीं, इनफैक्ट पूरे जितने भी लोग हैं। बट फ्री में कोई चीज नहीं की जाती, ये एक बड़ा इशू रहा। तो ये तकलीफ झेली, लेकिन सब लोगों का प्यार और आभार होना बहुत जरूरी है। पैसा बाद में आता है, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कर देते हैं। अब हमारी एक संस्था ऑलरेडी चल रही है, जिसमें मैं बता रहा हूँ, साहित्य कला परिषद से और संगीत नाटक एकेडमी से हमें बहुत मदद मिली है। और क्योंकि ये दोनों जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का पार्ट है, और एक तो पूरी जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन है संगीत नाटक एकेडमी। उसकी तरफ से हमें बहुत प्यार मिला, और हमारी संस्था के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करके हमारी संस्था में, मेरे दादाजी के उस्ताद हैं, जैसे मैंने बताया, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान मेमोरियल ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम सभी यंग म्यूजिशियंस को, अच्छे बड़े बड़े म्यूजिशियंस को जो एस्टैब्लिश है, एज वेल एज यंग म्यूजिशियंस को हम लोग जो है वो काम देते हैं, और उनके लिए कुछ करते हैं कि जिस तरीके से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको एक स्टेज प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। तो ओके। हम वो सब कर रहे हैं, तो उससे हमें गवर्नमेंट की तरफ से काफी मदद मिलती है, प्यार और पैसा सब कुछ मिलता है। तो ओके। गवर्नमेंट हमारे जैसे आर्टिस्ट के लिए फिर भी बहुत ज्यादा जो है वो प्यार दे रही है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का जो हमारे साथ एक संगीत को लेकर योगदान रहा है हमेशा से, शीला जी के भी टाइम से, और अभी केजरीवाल सर की भी बड़ी मेहरबानी रही है कि दिल्ली जो है अपने कल्चर को भूल नहीं रहा है। और दिल्ली में हर साल में कम से कम 10 से 11 बार जो है वो कल्चरल कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो एंटरटेनमेंट ने एक बहुत बड़ा उछाल देखा है दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत हम लोग को प्यार और आशीर्वाद मिला है। तो ये रहा है। अब मैं अपनी संस्था चला रहा हूँ, और दादा ने ही वो संस्था शुरू करके गए थे, तो अब मैं और वालिद साहब कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ।
तो देखिए आगे भी जो है ये सिलसिला चलता रहा। उसका नाम भी हम लोगों ने सिलसिला ही रखा है। अच्छा। कॉन्सर्ट का नाम सिलसिला है। तो वो कायम है सिलसिला, और इंशाल्लाह। और अभी तो हम लोगों ने क्या है ना कि एक घर में बैठक भी शुरुआत कर दी थी। दादा की एक पूरी एकेडमी रन कर रहा हूँ जिसका नाम है यूजीएसके, यानी कि उस्ताद गुलाम सादिक खान एकेडमी। अच्छा। तो उसकी तरफ से उनके उनके नाम के अंडर में एक बैनर चला रहा हूँ जिसका नाम है यूजीएसके बैठक। उसमें सारे यंग म्यूजिशियंस या मेरे शागिर्द परफॉर्म करते हैं। अच्छा। तो वो घर पे पर्सनली बैठ के बैठक होती है। हाँ, वो और ट्रेडिशन का वही है कि एक ट्रेडिशनल एक बैठक का एक सिलसिला वो दिल्ली में मैंने सबसे पहले शुरू किया था। ओके। तो वो सक्सेसफुल रहता है प्रोजेक्ट, सही रहता है। सर बहुत ज्यादा। वो ऐसा रहता है कि क्योंकि बुजुर्गों के नाम पे मैं लंगर भी करवाता हूँ। बिल्कुल। बाबा के नाम पे मैं लंगर करवाता हूँ, उसी दिन मैं लंगर करवाता हूँ। और हर 3 महीने में वो होती थी, लेकिन कोविड की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा है। इतना हाँ। सॉलिड बड़े बड़े क्लासिकल म्यूजिशियंस ने मुझे अप्रोच करा इस चीज के लिए और मेरे पापा को। और उसमें बहुत बड़े फेमस सितारिस्ट हैं पंडित प्रतीक चौधरी जी। हाँ, बहुत बड़ा नाम, उनके बहुत बहुत बड़ा नाम। बड़ा नाम है। और उनके वालिद साहब पंडित देबू चौधरी जी मेरे दादाजी के बहुत बड़े शुभचिंतक थे और बहुत प्यार देते थे। उनसे काफी सीनियर थे, मेरे दादा से भी ज्यादा। तो उन्होंने बहुत प्यार दिया। तो उनके जो हमारे इनफैक्ट मैंने प्रतीक सर से भी बहुत मतलब तालीम ली है, मतलब गाने बजाने की जो टेक्निकलिटीज या बारीकियां होती हैं। तो उन्होंने बोला, पापा ने उनको अप्रोच किया कि सबसे पहले भाई हम लोग बैठक शुरू कर रहे हैं, तो उसमें प्रतीक भाई आपका रखेंगे। तो बिल्कुल बेझिझक उन्होंने बोला। तो काफी बड़ा नाम है वो भी इंडस्ट्री में। बिल्कुल और बिल्कुल, बहुत उन्होंने बड़ा। हमारा हमारा बहुत साथ दिया। और उससे बैठक शुरू हुई उस कॉन्सर्ट से, और अब तक कायम है वो। अब देखिए कोविड जैसे ही खत्म होगा जी। तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे उसका। ओके। जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं गुलाम हसन, कि जैसे श्री राम शंकर लाल में म्यूजिक फेस्टिवल है, या आप बता रहे थे पूर्वी म्यूजिक फाउंडेशन फेस्टिवल है। इस तरह के जो म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं नॉर्मली, आपके ओपिनियन में डू यू फील कि ये जो हमारी कंट्री के पुरानी परंपराएं हैं म्यूजिक की, वो लोगों के पास लाने में मददगार साबित हो रही हैं, या वो पीछे बिल्कुल हो रही? रही है, बिल्कुल हो रही है। एक टाइम था जब लोग घबराया करते थे कि अरे यार ऐसा लग रहा है कि ना म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक तो देश का म्यूजिक जो है वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से ये सोशल मीडिया आया तब से क्लासिकल म्यूजिक और स्ट्रांग हो रहा है। और लोगों में एक जो है वो जागरूकता पैदा हो रही है। दे आर अवेयर दैट क्लासिकल म्यूजिक इज समथिंग, एंड इस इन संस्थाओं का बहुत बड़ा साथ है। जैसे मंडी हाउस में जो वो शोभा दीपक जी करती हैं, क्या बात है, क्या फेस्टिवल होता है, क्या एक एम्बियंस क्रिएट करती हैं वो। और इनफैक्ट मेरा भी एक मतलब सपना है कि भाई उस कॉन्सर्ट सीरीज में मैं गाऊं। एचसीएल एक कॉन्सर्ट सीरीज कर रही है, कितना बड़ा नाम है एचसीएल। मस्त। शिवनादर फाउंडेशन, उन लोगों का तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आभार और प्यार रहा है, बहुत आशीर्वाद है उनका। और हर साल मुझको वो 1 से 2 कॉन्सर्ट देते हैं। एचसीएल काफी बड़ी संस्था है, हिंदुस्तान की इनफैक्ट सबसे बड़ी, इनफैक्ट आज की डेट कॉन्सर्ट में। उसमें सीरीज बहुत। राशिद खान, बिल्कुल। अभी मैं जैसे बता रहा, मैं आपको बताना भूल गया, एचसीएल कॉन्सर्ट सीरीज में जैसे आप बता रहे थे ना किन किन लोगों के साथ आपने काम करा है। हाँ जी, हाँ मैंने जी। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के साथ भी काम करा है, ग्रैमी अवार्डी और पद्म भूषण अवार्डी, आप जानते ही होंगे उनके नाम से। तो बिल्कुल, बहुत उनके लाइनअप में भी मैं गाया। इनफैक्ट आई विल शेयर सम ऑफ माय पिक्स विद यू आफ्टर दिस सेशन एंड्स। तो मैं बड़ा। आपको भेजूंगा और आप जरूर। देखिएगा क्या क्या बात है। तो बहुत ज्यादा जो है वो मदद करी है। संस्थाओं ने एकजुट होकर मेहनत करी है जिससे कि ये चीज बची रहे। राइट। और जो ये हमारी धरोहर है ये बची रहे। बिल्कुल। ये है। बाहर जब भी परफॉर्म किया है, बहुत सारी कंट्रीज में अक्रॉस द वर्ल्ड परफॉर्म किया होगा, राइट? वहां पे इंडियन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है? किस तरह से लोग लेते हैं जब आप लोग लेके जाते हैं? मैं बताता हूँ, वो लोग तड़पते हैं। अच्छा। वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं कहते, वहां पे लोग पागल हो जाते हैं एक्चुअली। ओ माय गॉड, म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया। मैं जैसे बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया था। जी। ए ट्रिपल आई नाम की उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और वहां से हिंदुस्तान से तकरीबन 25 से 30 लोग परफॉर्म कर चुके हैं।
पाकिस्तान से भी लोग आते हैं वहाँ पे गाने बजाने के लिए, ओके। और काफी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को, जितने भी अफगानी हैं और वो जहाँ जो वहाँ पे रहते हैं लोग, वो बहुत दे आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग ऑल्सो एंड दे आर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग ऑल्सो। सो बाहर ज्यादा इज्जत है इस म्यूजिक की, जो मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में भी और हो गई है ऑलरेडी, और आगे भी हो जाएगी। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि लोग ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक की तरफ ध्यान देते हैं। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत प्यार मिलता है। अभी राइट। क्लासिकल म्यूजिक में मैं बहुत नाम कमा रहा हूँ इंस्टाग्राम से, और मेरे जिंदगी में एक उछाल आया। तो ओके। बाहर के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस म्यूजिक को, बहुत ज्यादा इनफैक्ट। ओके। एक कॉन्सर्ट रखो तो उसका एक तो पैसा भी अच्छा मिलता है, प्लस जिन लोगों के पास हिंदुस्तान में क्लासिकल म्यूजिक में यहाँ काम नहीं है, राइट। वहां पे बहुत ज्यादा मिल जाता है। ओके। ओके, ये बेटर है वो। कभी कभी बॉलीवुड की ओर रुझान नहीं रहा, कि कभी सोचा हो, कभी दिमाग में कहीं पे हिट किया हो? नहीं, बॉलीवुड की तरफ ध्यान जाता है, और मैं सोचता हूँ कि हाँ, अगर बॉलीवुड में एक बार चांस मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ओके। बट क्या है सर कि अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड का हालत जो चल रहा है अभी भी, और हम्म। म्यूजिशियंस जो हैं जैसे बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, वो उनको ऑलरेडी काफी तकलीफ है। अब सोचिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतनी बड़ी गायिका हैं वो, और उनके पास तक काम नहीं है बॉलीवुड में, तो मुझे लगता है मुझे बॉलीवुड में कौन चांस देगा। आजकल जिन जिन तरीके के बॉलीवुड में जो लोग आके गा बजा रहे हैं, और जिस तरीके से बिना बात पे कमा रहे हैं, कोई ना गायकी है ना कोई उसूल है गायकी का, और दे आर मेकिंग मिलियंस राइट। फालतू में वो भी। तो बॉलीवुड का में अगर कोई बहुत अच्छे, जिनको म्यूजिक में जो है वो रुचि होगी, जैसे मैं सोचता हूँ कि काश मेरे को, मैं सोचता हूँ कि संजय लीला भंसाली जी का एक बार मेरे पास फोन आ जाए कि बेटा तुम एक ठुमरी या दादरा गा दो, एक चीज गा दो जिसमें अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक हो और क्लासिकल की ठुमरी हो राइट। या कुछ हो, तो मजा आ राइट। जाए। बट ऐसा देखिए, भगवान ने चाहा कब पॉसिबल होगा, अब तो ये वही नहीं, जाने। बट जल्दी जल्दी। बॉलीवुड म्यूजिक में अमूमन ज्यादा 99.9% क्लासिकल म्यूजिशियंस गा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको चांस ही नहीं देगा कोई। की बात। और सब कुछ कमर्शियल हो गया है। हालांकि बस बॉलीवुड की मैं बताता हूँ, एक ऐसी जानी मानी शख्सियत है जो गाना बजाना बहुत अच्छा कर रही है और बहुत सूदिंग वॉइस है, अरिजीत सिंह। जो कि वो एक हीरा संभाले हुए हैं कि भाई अच्छा और सुंदर गाना होली के दम से चल रहा है मेरे हिसाब से, वरना बाकी श्रेया जी बहुत अच्छा गाती हैं आजकल उनके पास कभी कभी काम नहीं है। बिल्कुल सुनिधि नहीं। चौहान जी हैं, उनको हाँ। इतनी बड़ी गायिका है, उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा है। और उनसे ज्यादा सीनियर आर्टिस्ट हैं कविता कृष्णमूर्ति जी, क्या गायक थी वो और क्या गायक हैं। उन राइट। जैसी एक इतनी बड़ी कलाकार के पास अभी इतना मुश्किल से काम मिलता है। राइट। राइट। 10-12 साल वंडर। पहले, 15 साल पहले ही हमने उनका लास्ट कोई गाना सुना था, उसके बाद से अभी तक उनको ठीक कुछ बात, नहीं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो जब उन लोग को नहीं मिल रहा काम, अभी उन लोग को इतनी मुश्किल पड़ रही है, तो हम तो अभी सर, हमने तो बस जर्नी स्टार्ट करी है। हाँ, ठीक बात है, अभी तो जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हुई है एक्चुअली आप लोगों के लिए। बिल्कुल अ, बिल्कुल। जब गुलाम हसन खान रियाज नहीं कर रहे होते और म्यूजिक के साथ नहीं होते, तब क्या कर रहे होते? रियाज मैं तो मतलब दिन में 3 से 4 घंटे करता हूँ। अब उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं प्ले स्टेशन खेलता हूँ। अच्छा। प्ले ओके। स्टेशन खेलता हूँ, मैं एक बहुत बढ़िया गेमर भी हूँ। प्लस अच्छा। फिर मैं ज्यादा से ज्यादा फैमिली को टाइम देता हूँ। मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम देता हूँ। फिर बट उसके अलावा अभी हमारे घर में एक छोटा सा डॉगी आया है, तो अच्छा। उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ मैं, तो उसके साथ हो जाता है टाइम स्पेंड। तो यही रहता है। खाने पीने का मैं शौकीन हूँ, मम्मी को नई नई डिशेस भेजता हूँ कि मम्मी यूट्यूब पे जाओ और आज मेरे को ये बना के खिलाओ, और वो उतना ही बढ़िया बनाती हैं। बिल्कुल। तो तो टाइम ऐसे ही कट जाता है। ओके। और हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या सुनाएंगे आज? मैं व्यूअर्स को कुछ जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है ना, हाँ, तो करीब करीब। मैं एक बंदिश सुना देता हूँ। जरूर। राग
शुद्ध सारंग है, एक बहुत ही खूबसूरत राग है और जी सारंग के प्रकारों में बहुत ही मकबूल नाम कमाया उस राग ने, बहुत अच्छा राग है। जी। तो तानपुरे के बिना मैं आपको थोड़ा-सा ऐसे ही सुना देता हूँ क्योंकि तानपुरा सेटअप करने में टाइम लगता है। हालाँकि मैं इतना बोल चुका हूँ तो मेरा गला भरा हुआ है, लेकिन मैं सुना देता हूँ। उस उस्तादों के गले नहीं भरते हैं गुलाम। तेरे ना अब मोरी बात, अब मोरी बात, मन ले प्यार बाम, मन ले प्यार बाम, जाऊं तो पे वारी 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 वारी, अब मोरी बात। प्रेम पिया हमसे नहीं बोलत, प्रेम पिया हमसे नहीं बोलत, विनती करत मैं तो आरी 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 आरी, अब मोरी बात। सा नी धा पा मा धा मा पा रे मा पा नी सा नी धा पा मा रे नी सा सा, अब मो रे मा पा नी सा रे मा रे नी सा पा नी सा नी धा पा मा नी मा धा मा पा रे मा रे सा नी सा सा, अब मोरी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, चलते चलते एक छोटी सी बात ऑन अ लाइटर नोट। कभी ऐसा होता है कि रात को 2 बजे उठ के मन कर गया रियाज करने का, ऐसा होता है कभी? बिल्कुल, ये तो रोज़ हो होता जाता है, है। अच्छा, ये रोज होता रोज़ है। होता है। और इनफैक्ट उस इनफैक्ट कंडीशन में, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, उस हाँ, कंडीशन में हाँ। ऐसा होता है कि पड़ोसी आके बेल बजाता है और कहता है क्या कर रहे हो भाई? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, आजकल क्या है ना कि पड़ोसी जो हैं हमारे, मतलब सुनकार तो मुझे नहीं पता, वैसे मेरा इतना ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं है, मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ पे कोई ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता। अच्छा। बट हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, रिसेंटली आई शिफ्टेड टू साकेत। ओके। जब मैं एस्टार्ट विलेज में रहता था, तो जी वहाँ पे पड़ोसी बाकायदा रात को 1 से 1:30 बजे, पता उस टाइम पे जब दादा ज़िंदा थे ना, जी जी तो जी। उनके पड़ोसी थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो थे वो दादा की गायकी से प्रभावित थे। अच्छा। तो बाकायदा तौर पे पता चला, वो एक अंकल होते थे, उनका नाम भूल गया मैं। वो अच्छा। बराबर में आके जो थे वो गाना सुनने आ जाते थे, रात को 1:30 2 बजे सारंगियाँ ट्यून हो रही होती, तबले ट्यून हो रहे थे, ओके। और दादा और मैं बैठ के संगीत कर रहे होते थे, तो रोज के रात को 2-3 बजे तक महफिल लग जाती थी। पता चला, अरे खान साहब, और खान साहब लोगों का सीन ये था कि पान वान खाने का बड़ा शौक होता है उन लोग को। राइट तो राइट दादा राइट। क्या होता है कि एक जैसे हम लोग स्वीट डिश खाते हैं ना खाने के बाद, बिल्कुल दादा कहते थे, बिल्कुल। यार आज मूड बन रहा है, एक जरा बनारसी पान बनाओ और थोड़ा बैठ ऑन हो के जाए। जरा ठीक बात है। गाना वाना फिर करते हैं। लगेगा। तो 2 से 3 बजे पता चला, क्योंकि मेरी तालीम का भी टाइम चल रहा होता था, दो जी। बजे बैठ गए। अब बैठे हुए हैं, एक दो लोग आ रहे हैं उठ के, खरे खान साहब गा रहे हैं, तो हम आ जाते हैं, तो हमारा माहौल वैसा रहा है। तो फिर महफिल महफिल शुरू हो जाती थी फिर वहां पर सब। महफिल शुरू हुआ, पता चला राग चंद्र कौस रात को शुरू हुए 12-1 बजे, और चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक गाना बजाना चल रहा है। तो ये बहुत रहता है, सही। अभी भी है। इनफैक्ट अभी जैसे मेरा कजिन आ जाता है मेरे घर पे, तो हम अच्छा। दोनों बैठ के रियाज करते हैं, प्लस शिवानी भी, क्योंकि म्यूजिक में ही है, म्यूजिक तो में ही उनको है। भी कोई तकलीफ नहीं होती, तो वो भी गा बिल्कुल। लेती है रात को 2-3 बजे। आर्टिस्ट का दिमाग इतने ही टाइम पे फिरता है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, शांति जब होती है तभी तभी बेहतर रहता एग्जैक्टली, पूरे दिन है। काम होता है, पूरे दिन जो है वो लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है।
तो फिर बिल्कुल। रात को ही हम लोग को कभी-कभी टाइम मिलता है कि भाई हम बैठ के आप प्रयास राइट। करते हैं। ये है। बहुत अच्छा लगा गुलाम हसन, आपसे बात करके, बिल्कुल आपसे सौरभ जी, मुलाकात बहुत करके। अच्छा लगा। मैं बहुत सबसे पहले आपको इस चीज़ के लिए जो हूँ मैं एप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने इतना मुझे मौका दिया, इतना प्यार दिया, प्लस दूसरी चीज़ आप आर्ट को बहुत ही करीब से समझते हैं। तो शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात है और आपका मैंने शुक्रिया। पेज देखा है और काफ़ी जो आपने प्रीवियस आर्टिस्ट बुलाए हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे नाम हैं उनमें। मैं थैंक यू। नो देम। और कोशिश रहेगी, और चाहेंगे कि जल्दी से शिवानी जी का भी इंटरव्यू करा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? और तो इनफैक्ट मैं बनने- अपनी जो मेरी टीम है, जो मुझे मैनेज जी, करती है, मैं उनको भी बहुत-बहुत क्या धन्यवाद करता हूँ कि भई उन्होंने मुझे आपसे मिलाया। तो बिल्कुल, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है दो लोगों की, और बिल्कुल, बिल्कुल। रिश्ते बन जाते हैं, और बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू गुलाम, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करिएगा तो देन हम जो है ज़रूर, राब्ता रखेंगे एक-दूसरे से पक्का, इंशाल्लाह। पक्का, ज़रूर, और ये इंशाल्लाह, जैसे ये हार्ड टाइम्स खत्म होते हैं तो आप घर तशरीफ लाएँ और इनफैक्ट बैठ के जो है वो रूबरू ज़रूर, हों, कुछ बातें पक्का। हों, कुछ गाना बजाना हो तो मज़ा आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल शुक्रिया सर, गुलाम बिल्कुल, हसन, बिल्कुल। बहुत-बहुत, बिल्कुल, बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। इट ऑल द वाज़ नाइस बेस्ट। टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम हियर।